कहानी का ये 8वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। मुंबई में अभिजीत की सुबह आंख खुली तो उसने पाया कि वह हॉस्पिटल की बेंच पर ही दीवार से सिर लगाए सो गया था। सामने देखा तो शनाया अब भी बेहोश पड़ी हुई थी। उठकर वो हॉस्पिटल के वॉशरूम में गया और मुंह धोकर बाहर आ गया। नर्स को उसका ध्यान रखने का बोलकर वो बाहर चाय की दुकान पर आ गया। चाय पीते हुए उसके दिमाग में शनाया से हुई पहली से लेकर अब तक की सभी मुलाकातें याद आने लगी और एक एक पल को याद करते हुए वो बारीक से बारीक डिटेल याद करने लगा। उसी समय उसके दिमाग में कुछ आया और वो बची हुई आधा गिलास चाय एक बार में ही कटकते हुए अपनी बाइक लेकर भागा। उसने गाड़ी सीधे बड़े से बंगले के सामने रोकी, जहां बाहर कुछ बॉडीगार्ड भी खड़े थे। नेम प्लेट पर मंजीत आहूजा लिखा हुआ था। अभिजीत की हालत रात भर के बाद कुछ खास अच्छी नहीं थी। वो कल से उन्हीं कपड़ों में बिना नहाए ही यहाँ चला आया। बॉडीगार्ड्स ने उसे देखते ही आगे बढ़ने से रोका तो वो बोला, मुझे सर से मिलना है। साहब तो शूट पर है, गार्ड ने उसे बताया। इतनी सुबह? अभिजीत ने पूछा। हाँ, वो तड़के ही निकल गए थे आज, उसने जवाब दिया। कब तक लौटेंगे, कोई आइडिया? उसने सवालों का सिलसिला जारी रखा। साहब का शूट उनकी मैनेजर के अलावा किसी को नहीं मालूम होता। गार्ड ने उसे दिशा दी। अच्छा, क्या मुझे उनके मैनेजर का नंबर मिल सकता है? अभिजीत ने पूछा। कहीं ना कहीं वो जानता था कि उसे सीधे मंजीत का नंबर नहीं मिल पाएगा। हाँ, वो आपको केशव भैया बता देंगे। गार्ड ने अंदर की ओर आवाज लगाई तो कुछ देर में एक लड़का बाहर आया। वो मंजीत के घर का मैनेजमेंट देखता था। जी कहिए, उसने पूछा। मुझे मंजीत सर से बात करनी है, बहुत जरूरी है। अभिजीत ने थोड़ी नर्मता बनाए रखी। लेकिन भैया तो शूट पर जा चुके हैं, आपको बताया होगा। बोलते हुए उसने गार्ड्स को देखा। जी, लेकिन मेरा उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है, ये समझ लीजिए कि किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल है। क्या आप मुझे उनके मैनेजर का नंबर दे सकते हैं? अभिजीत ने अपनी बात रखी तो केशव ने उसे गौर से देखा और उसे अभिजीत की बातों में सच्चाई दिखाई पड़ रही थी। इसलिए उसने कहा, ठीक है, आप मैडम का नंबर ले लीजिए। वैसे हम उनका नंबर ऐसे नहीं दे सकते, लेकिन जैसे आपने बताया कि किसी की जिंदगी का सवाल है तो आपको विश्वास करके दे रहा हूँ। थैंक यू। बोलते हुए अभिजीत में एक उम्मीद जागी। अभिजीत ने तुरंत नंबर लेकर उनका शुक्रिया अदा किया और बाहर आकर सबसे पहले मंजीत की मैनेजर को कॉल किया, लेकिन उनका फोन रिसीव नहीं हुआ। खैर, उसे लगा भी यही था, इसलिए उसने सोचकर बड़े ध्यान से एक मैसेज फ्रेम किया, जिसमें शनाया का कोई जिक्र तो नहीं था, लेकिन ये जरूर था कि मंजीत का कोई सबसे करीबी गुमशुदा दोस्त मिला है और वो उसे याद कर रहा है। नंबर ना होने की वजह से उसने इस नंबर पर संपर्क किया है। ये मैसेज मंजीत तक पहुंचा दिया जाए और थोड़ा भी विश्वास हो तो इसी नंबर पर दोबारा कॉल किया जाए। मंजीत की मैनेजर शीना फिलहाल व्यस्त थी। वो ना तो अभिजीत का कॉल देख सकी और ना ही मैसेज। कुछ देर इंतजार के बाद भी जब अभिजीत को कोई उत्तर ना मिला तो वो वापस हॉस्पिटल की ओर चल दिया। शनाया को होश आ चुका था, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे फिर से नींद का इंजेक्शन देकर सुलाना पड़ा था। अभिजीत ने ये देखकर हितेश को अस्पताल बुलवा लिया और खुद कुछ देर का बोलकर घर आ गया। रात भर ठीक से नींद ना होने की वजह से अभिजीत को देखते ही मालती जी बोली, ये कैसी हालत कर ली है तूने अपनी? लगता है रात भर सोया नहीं तू। हॉस्पिटल में और क्या उम्मीद करेंगी आप माँ? अभिजीत ने उन्हें टाला। कैसा है तेरा दोस्त? माँ ने पूछा तो वो बोला, जिंदा है, खतरे से बाहर है बस। ईश्वर उस पर कृपा करे। बोलते हुए मालती जी ने प्रार्थना में हाथ जोड़ दिए। मैं नहाकर आता हूँ, आप कुछ खाने को दे दीजिए जल्दी से, मुझे फिर से निकलना है। अभिजीत बोला और बिना रुके बाथरूम की तरफ चल दिया। खाना खाकर अभिजीत फिर अस्पताल के लिए निकलने को हुआ कि बीच में ही सलोनी उसे मिल गई। क्या अभिजीत, इतना बिजी हो गई कि कल से दिखे ही नहीं? हाँ, थोड़ा काम था मुझे, अभिजीत ने बोलते हुए बाइक में किक मारना स्टार्ट की। अभिजीत, वो आज मेरा। सलोनी कुछ बोलने को ही कि अभिजीत बोला, अभी नहीं सलोनी, बहुत जरूरी काम है, बाद में मिलता हूँ तुझे। और वो बिना उसकी बात सुने बाइक चालू कर निकल गया। वहीं सलोनी ठगी सी खड़ी रह गई।
उसकी आंखों में कुछ नमी सी आने लगी, जिसे उसने तुरंत पोंछ लिया और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, मेरा जन्मदिन है, याद ही नहीं उसे। पूरी बात सुने बिना ही चला गया, हमेशा की तरह। वो जैसे ही मुड़ी और अपने घर की तरफ जाने को ही तो दरवाजे पर ही एक तोहफा उसे नजर आया। सलोनी ने आश्चर्य से इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। उसने तोहफा उठाकर देखा और उसे अलट पलट कर देखने लगी, लेकिन कोई नाम नहीं था उस पर। सिर्फ एक हैप्पी बर्थडे का नोट चिपका हुआ था। कौन होगा ये बोलते हुए उसने फिर इधर उधर देखा और वो तोहफा लेकर घर के अंदर चली गई। इधर जैसे ही वो तोहफा लेकर घर के अंदर गई, वैसे ही दूर खड़े अरुण की आंखों में ठंडक आ गई और वो बोला, मैं ना सही यही तेरे पास आ गया, मेरे लिए काफी है। सलोनी ने तेजी से उसका रैपर निकाला तो सार्थक उसे देखकर बोला, ये किसने तोहफा दिया है तुझे सुबह सुबह? सलोनी ने उसे घूरा तो वो बोला, 7 साल बड़ा हूं तुझसे, फिर भी आंखें तू ऐसे दिखाती है जैसे 20 साल उम्र में मुझसे बड़ी है। हाँ तो क्यों मुझे इतना सिर पर चढ़ाया? गलती किसकी है अब? सलोनी ने गिफ्ट खोलने में मशक्कत करते हुए कहा। हाँ बाबा मेरी है, लेकिन बता तो सही किसने दिया है? सार्थक ने पूछा तो सलोनी बोली, पता नहीं, पता नहीं। सार्थक की भौहें सिकुड़ गई और उसने उसके हाथ से तुरंत वो गिफ्ट छीन लिया। अरे, उस पर हैप्पी बर्थडे लिखा है और आज मेरा ही जन्मदिन है। और तो और कोई दरवाजे पर रख कर गया है, तो जाहिर सी बात है मेरे लिए ही होगा ना। सलोनी गिफ्ट लेने के लिए मचल उठी, लेकिन ऐसे ही कोई गिफ्ट नहीं उठाते, समझाया था ना तुझे। कुछ भी हो सकता है इसमें। आर्थिक कुछ शंकित स्वर में बोला। अरे लेकिन, सलोनी बोली, लेकिन सार्थक खुद ही तोहफा खोलने लगा और बोला, पहले मुझे देखने दे। इस छोटे से वाक्य को देखकर अब सलोनी मुस्कुरा उठी। माँ बाप भले ही नहीं थे, लेकिन सार्थक ने उसे इस तरह पाला था कि कोई तकलीफ छू भी ना पाए उसे। और उसका एक नमूना ये भी था कि अगर उस तोहफे के अंदर कोई भी नुकसान देने वाली चीज हो, तो वो उसे नुकसान दे, ना कि उसकी छोटी बहन को। जैसे ही वो तोहफा खुला तो सलोनी के साथ साथ सार्थक की आंखें भी फटी रह गई। उसमें एकदम चमचमाती खूबसूरत लाल सुर्ख बनारसी साड़ी थी। ये कौन दे सकता है? सार्थक ने हैरानी से पूछा तो सलोनी मुस्कुराकर बोली, और कौन होगा? जन्मदिन याद ना होने का दिखावा करने वाला अपना खड़ूस अभिजीत। सार्थक ने आश्चर्य से सलोनी की ओर देखकर पूछा तो सलोनी बोली, और कौन होगा? सब याद रहता है उसे, बस बद्दा है कि कुछ ध्यान नहीं। अभिजीत कल से दिखाई नहीं दिया है मुझे, लगता है वो बहुत व्यस्त है। सलोनी, तुझे सच में यकीन है कि ये उसी ने दिया है? सार्थक ने उससे दोबारा पूछा, लेकिन सलोनी उससे वो साड़ी लेते हुए बोली, पूरा यकीन है मुझे मेरे अभिजीत पर। और उसने वो साड़ी अपने सीने से लगा ली। इधर सार्थक अभिजीत के लिए सलोनी का बढ़ता दीवानापन देखकर चिंता में आ चुका था। उसे डर था तो बस एक कि उसकी बहन का दिल ना टूटे, क्योंकि जब से उसने किशोरावस्था में प्रवेश किया था, तब से उसने सिर्फ अभिजीत को ही चाहा था। यूं कहे कि जब से उसने प्यार को समझा भी नहीं था, तब से उसके दिल में अभिजीत बसता था। और जब जाना, उस दिन से उसे अपना देवता मान लिया। अब अभिजीत उसे ना मिला तो जाने वो जी भी पाएगी या नहीं। हेलो अभिजीत, सलोनी ने उसे फोन मिलाया। हाँ बोल सलोनी, सब ठीक है ना उधर? अभिजीत सलोनी का फोन देखकर थोड़ा चिंता में आ गया, क्योंकि अभी हाल ही में तो उसने उससे विदा ली थी। बड़े छुपे रुस्तम हो तुम, सलोनी मुस्कुराकर बोली। देख सलोनी, वक्त नहीं है मेरे पास, जो बोलना है जल्दी बोल। अभिजीत को अब खींच आने लगी थी। वो हॉस्पिटल के दरवाजे पर था और अंदर शनाया की हालत खराब थी। ऐसे में उसे सलोनी का प्यार से बात करना भी खल रहा था। खड़ूस, मैंने तो बस ये बोलने के लिए फोन किया कि मुझे साड़ी बहुत पसंद आई। सलोनी के चेहरे पर शर्म सी आ गई। कौन सी साड़ी? क्या बोल रही है तू? अभिजीत सिर पर हाथ रखते हुए उखड़े स्वर में बोला तो सलोनी भी नाराजगी से बोली, अब बनो मत, दरवाजे पर रखकर जा सकते हो, लेकिन मुझे नहीं दे सकते थे। देख सलोनी, तू क्या बोल रही है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ना तो मैंने कोई साड़ी तेरे घर के दरवाजे पर रखी थी और ना ही खरीदी। मैं तो खुद ही कल सुबह से काम में इतना उलझा हूं कि रात भर घर ही नहीं आया, और अभी भी मुझे बहुत काम है। अभिजीत ने अब उसे सीधे साफ शब्दों में सच्चाई बयान कर दी थी। तो फिर वो, सलोनी उलझन में कुछ बोलती उससे पहले ही अभिजीत बोला,
अब अगर कुछ ज़रूरी नहीं है तो मैं फ़ोन रखता हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारी उलझन सुलझानी है। सलोनी के कान में सटा मोबाइल अब फ़ोन कटने की ध्वनि उसे सुनाने लगा था। सलोनी खुद में हैरानी से बुदबुदाई, फिर ये साड़ी कौन लाया? इधर जयपुर में विराट कल से सिमरन को फोन लगा रहा था, लेकिन वो उसका फोन ही नहीं उठा रही थी। सिया आरोही के साथ बहुत व्यस्त थी, इसलिए वो विराट का फोन नहीं उठा पा रही थी। लेकिन विराट की बेचैनी हर खाली कॉल के साथ बढ़ी जा रही थी। जैसे ही रात हुई तो सिया ने खुद ही उसे फोन किया। कहाँ थी तुम? कब से फोन लगा रहा हूँ? कितनी टेंशन हो रही थी मुझे कि तुम्हारे भाइयों ने कोई कुछ। बोलते हुए विराट चुप हो गया। सिया खामोशी से उसकी बात सुनती रही और फिर उसके अकस्मात चुप होने पर बोली, इतनी फिक्र मत किया करो मेरी। तुम्हारी इतनी चिंता नहीं है मुझे, तुम्हारे बच्चे की है। विराट बोला तो सिया बोली, एक बात पूछूं तुमसे? हाँ, विराट ने जवाब दिया। तुम्हें इस बच्चे से इतना लगाव क्यों है? तुम तो इसके असली पिता भी नहीं हो। और कई लोग तो ऐसी लड़कियों का बच्चा गिरवा कर ही अक्सर शादी करते हैं। फिर तुम क्यों बिना किसी रिश्ते के इस बच्चे से इतना प्रेम करते हो? सिया ने एक बार फिर उसे टटोलना शुरू कर दिया। मुझे अक्सर ये सोच कचोटती थी कि किसी भी बच्चे का जीवन माता पिता के बिना कितना बुरा होता होगा। दोनों में से एक कभी प्यार ना मिले तो कभी बच्चे में हीन भावना जन्म लेने लगती है, तो कभी विद्रोह, और जब दोनों से वंचित हो तो एक गहरी सांस भरते हुए विराट बोला, तो विराट का जन्म होता है। सिया धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी, भले ही सिमरन के रूप में ही सही। क्या तुम्हें तुम्हारे माता पिता प्यार नहीं करते? सिया ने पूछा तो विराट का दर्द जैसे ताजा हो गया और फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, क्या तुम भी ये सब बातें लेकर बैठ गई? मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया था कि मैंने अपनी डॉक्टर को अपने मम्मी पापा से मिलवा दिया है, क्योंकि वो तुमसे मिलना चाहते थे। फिलहाल के लिए बात संभल गई है, बस तुम जल्दी से अपने घर वालों को बता दो। अभी बात संभल गई है, लेकिन कल जब सच पता चलेगा तो बिगड़ भी सकती है। सिया ने कहा, पता तो उनको चलना ही है, बस बात यह है कि उन्हें अब इस बात से कोई आपत्ति नहीं रह गई कि लड़की मेरी पसंद की होगी, और जब पता चलेगा तो वो तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। विराट ने उसे समझाया। तुम्हें यकीन है? सिया ने पूछा तो विराट ने कहा, हाँ। मम्मी पर या पापा पर? खुद पर। मैं हर हाल में उन्हें तुम्हें अपनाने के लिए मना लूंगा। वो दृढ़ था। वास्तव में? सिया बोली, हम्म। कल को अगर शादी के बाद तुम्हें मेरी जैसी कोई और लड़की मिली या फिर कोई बेसहारा बच्चा, फिर क्या करोगे? तुम सबको तो अपना नहीं सकते। सिया के सवाल पर विराट खामोश हो गया। ये हल तुमने मेरे लिए तो निकाल लिया, लेकिन इससे मेरी जैसी कितनी ही लड़कियों की जिंदगी तो नहीं संवर सकती, और ना ही उनके बच्चों को जायज नाम और अच्छी परवरिश। तब क्या करोगे? अब की बार विराट गहरी सोच में डूब गया। क्या सोचने लगे? सिया ने पूछा तो विराट बोला, कुछ नहीं, मैं तुमसे कल बात करता हूँ, अपना ख्याल रखना। सिया ने भी कोई जोर नहीं दिया और विराट ने भी फोन काट दिया। लेकिन सिया का सवाल उसके दिलो दिमाग पर छा गया था। काकी आप? सलोनी मालती जी को देखकर चौंक गई। वह अपने हाथ में एक कटोरी और एक तोहफा लेकर आई थी। हाँ, मैं। जन्मदिन की खूब सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद काकी। सलोनी ने बोलते हुए उनके पैर छू लिए। जीते रहें, सुखी रहें। ये ले शीरा का, मैंने अपने हाथों से बनाया है। बोलते हुए उन्होंने एक चम्मच शीरा उसके मुंह में डाल दिया। सलोनी मीठा खाकर मुस्कुरा दी और माँ से आशीर्वाद लिया, लेकिन उसकी नजरें इधर उधर घूम रही थी। क्या हुआ? मालती जी ने पूछा। नहीं काकी, वो अभिजीत नहीं आया अब तक। सलोनी ने ढलती शाम को देखकर उनसे पूछा। अरे कहाँ, उसका दोस्त अस्पताल में है ना, तो कल से सिर्फ नहाने और खाना खाने आया था, आज भी वहीं रुकेगा। मालती जी ने जवाब दिया। कौन सा दोस्त? सलोनी ने आश्चर्य से पूछा। यह तो मैंने पूछा ही नहीं, आजकल याद ही नहीं रहता कुछ भी। मालती जी भी अपना माथा पकड़कर बोली तो सलोनी मन ही मन बोली, फिर अभिजीत ने मुझसे ये क्यों कहा कि वो अपने काम में उलझा है? छोड़ उसे, ये ले तेरे लिए सूट खरीदा है अपनी पसंद का, पहन कर बता कैसा लग रहा है। मालती जी ने बड़े प्यार से उसे दुलार करते हुए कहा। जी काकी। बोलते हुए सलोनी कपड़े लेकर अंदर चली गई। अक्सर उनके मोहल्ले में जन्मदिन का मतलब सिर्फ बड़ों का आशीर्वाद और मीठा खाना होता था, लेकिन सलोनी की ख्वाहिश थी कि अभिजीत से शादी के बाद
वो उससे बोलकर अपना जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाएगी। इधर मंजीत की मैनेजर शीना जब फ्री हुई तो उसने मोबाइल में कई मैसेज देखे जो उसके लिए आम था। ऐसे में एक अभिजीत के मैसेज ने उसका ध्यान खींचा। उसने तुरंत उसे फोन करने का सोचा, लेकिन जाने क्यों फिर उसे लगा कि अक्सर सेलिब्रिटीज के साथ इस तरह के प्रैंक होते रहते हैं। कुछ सोचकर उसने अभिजीत को फोन ना करके मंजीत को फोन किया। मंजीत शूट पर ही था, लेकिन अपना सीन देकर वो अभी बैठा ही था कि शीना का फोन आ गया। हाँ शीना, उसने फोन उठाते ही कहा। कुछ एंडोर्समेंट और दूसरी काम की काफ़ी बातें हैं, लेकिन वो मैं मिलकर बताऊंगी। फिलहाल के लिए एक मैसेज आया है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही कि ये फेक है या फिर। बोलते हुए शीना रुकी तो मंजीत ने पूछा, ऐसा क्या है मैसेज में? सीना ने उसे संक्षिप्त में बताया तो मंजीत के मन में एक ही बात उभरी, पुराना खास दोस्त। जाने क्यों उसे बेचैनी सी होने लगी और वो बोला, ये मैसेज और भेजने वाले का नंबर मुझे भेजो। आर यू श्योर? शीना ने पूछा। विदाउट एनी डिले शीना, क्विक। मंजीत अब बेसब्र हो उठा। अभिजीत का मैसेज पढ़ते ही उसकी भावनाएं प्रबल हो उठी और उसने तुरंत अभिजीत को कॉल कर दिया। अभिजीत हॉस्पिटल में ही था जब मंजीत का कॉल आया। नंबर ना होने के बावजूद भी कॉल आइडेंटिफाई की मदद से उसे मालूम पड़ चुका था कि यह फोन मंजीत की ओर से ही आया है। उसने बिना देरी से फोन उठाया और बोला, जय मंजीत साहब, ये जो मैसेज भेजा है तुमने, क्या मतलब था तुम्हारा? मतलब था आपकी खास दोस्त शनाया से। अभिजीत ने जैसे ही कहा, मंजीत का शक सच में बदल गया और वो अपनी जंघे से उठ पड़ा। देखो, अगर ये कोई मजाक है तो तुम सोच नहीं सकते कि तुम्हारी क्या हालत होगी। मंजीत की गुस्से में सांस फूल रही थी। फिलहाल हालत शनाया की ठीक नहीं है, हॉस्पिटल में है। अभिजीत ने जैसे ही कहा, मंजीत बोला, कहाँ? किस हॉस्पिटल में? अगर आप यहाँ आ गए तो समझो मीडिया भी आ जाएगी और फिर शनाया जो इतने वक्त से मीडिया से छुपी हुई थी वो भी सबके सामने आ जाएगी। अभिजीत ने उसे समझाया। फिर मैं कैसे मिल सकता हूँ उससे? मंजीत ने पूछा तो अभिजीत बोला, मैं आपको सब बताऊंगा, बस आप थोड़ी एहतियात रखिएगा। हम्म। उसने हामी भरी और अभिजीत की एक एक बात गौर से सुनने लगा और फिर बोला, मैं पहुंच जाऊंगा, मैं इंतजार करूंगा। अभिजीत ने कहा और फोन काटते हुए एक बार शनाया को देखा। अब उसे शनाया के राजू से पर्दा उठाने के लिए वो सब करना था जो शायद शनाया कभी नहीं चाहती थी। इधर जयपुर में विराट कमरे में अकेला सिया के सवालों में घिरा हुआ था। उसे अचानक से लगने लगा कि उसके जीवन में उद्देश्य की बाढ़ सी आने लगी। आज तक उसे बस अपना जीवन और उसमें पसरा हुआ दुख ही दिखाई देता था, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम किसी की मदद के लिए आगे बढ़ाया, वैसे ही उसे दुनिया में कई लोग दिखाई देने लगे जिनकी वो मदद कर सकता था या करना चाहता था। सिया को ये तरकीब सिर्फ उसे अपने जीवन के अवसाद से बाहर लाने का जरिया थी, लेकिन ये अब जाने क्यों बाकी दुनिया में मदद की मशाल जलने की शुरुआत में एक छोटी लो का रूप ले रही थी। तभी उसके कमरे में सरोज काकी का आगमन हुआ। विराट बाबा, आपका जूस। सरोज काकी को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बोला, आप क्यों परेशान होती हैं? मैं नाश्ते के वक्त पी सकता हूँ। हाँ, लेकिन आप खुद के लिए कितने जिम्मेदार हैं मैं जानती हूँ। सारी दुनिया की फिक्र है आपको और खुद की एक दिन का भी नहीं। सरोज काकी हल्की सी डांट के साथ बोली, मेरी फिक्र करने के लिए आप जो है, बताइए, माँ के बाद एक आप ही तो हैं जिनको उनकी जगह देख पाता हूँ। विराट ने कहते हुए उनके हाथों से जूस का गिलास ले लिया। आप सच में ऐसा मानते हैं? काकी ने पूछा। विराट एक मिनट के लिए ठिठक गया और फिर उन्हें देखते हुए बोला, ऐसा क्यों पूछा आपने? आप तो सब जानती होती तो आप मुझे उस लड़की के बारे में जरूर बताते। काकी विराट की बात बीच में काट कर नाराजगी से बोली। विराट को एकदम से याद आया कि उसने एक बार भी काकी से इस संदर्भ में बात नहीं की थी। काकी वो? विराट ने कुछ बोलना चाहा तो काकी बोली, जाने दीजिए विराट बाबा, नौकर जो ठहरे। काकी, विराट के दिल में दर्द सा उठा। वो तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता था। जूस पी लीजिए, हम आपके लिए नाश्ता बनाते हैं। बोलते हुए काकी जैसे ही मुड़ी, विराट ने बड़े प्रेम से उन्हें पुकारा। मेरी बात भी नहीं सुनेंगी काकी? विराट के इस करुण निवेदन पर काकी मुड़े बिना नहीं रह सकी। काकी का हाथ पकड़कर विराट ने उन्हें बिस्तर पर बैठाया और बोला,
वो लड़की सिया है। नाम सुना मैंने भी उनका। काकी को संतोष नहीं मिला था। विराट हिम्मत करके उनसे कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन जाने की उस जुबान साथ नहीं दे रही थी। उसके प्रयासों को देखकर काकी बोली, रहने दीजिए काकी। विराट ने उन्हें रोका और आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली और बोला, एक लड़की है काकी जो माँ बनने वाली है, और वो विराट। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दरवाजे पर खड़ी सिया ने दरवाजे पर दस्तक करते हुए उसे आवाज लगाई, सिया जी। विराट हैरान सा उसे देखने लगा, जबकि काकी के चेहरे पर भी वैसे ही भाव थे। हाँ, वो मैं क्लिनिक जा रही थी तो सोचा तुमसे मिलती चलूं। सिया बड़ी सी मुस्कान के साथ बोली तो काकी छेपते हुए बोली, हम आपके लिए कुछ चाय नाश्ता लाते हैं। नहीं नहीं प्लीज, मैं नाश्ता करके ही आई हूँ। तो आप प्लीज परेशान मत होइए। सिया ने उन्हें रोक दिया और काकी दोनों को देखते हुए वहां से निकल गई। विराट ने उनके जाते ही सिया से पूछा, आप आप मेरे घर कैसे आ गई? रास्ता पता चल गया था तो आ गई। सिया बेतकल्लुफी से बोली, मेरा मतलब है मुझे बुलवा लिया होता, मैं आ जाता क्लिनिक। विराट ने कहा, अरे अब तो होने वाला ससुराल है मेरा, अब भी आने जाने की परमिशन लगेगी? सिया ने बड़ी मासूमियत से उससे सवाल किया तो विराट चौंक कर उसे देखने लगा। अचानक से सिया की जोरदार हंसी माहौल में गूंजी और विराट अवाक सा उसका मुंह देखने लगा। चेहरा देखो अपना कितना लाल पड़ गया है। अरे बाबा मजाक कर रही थी, उसने जैसे ही कहा विराट को अब जाकर एक सांस मिली थी। आपने सच में अजीब मजाक किया, विराट ने उसके पास बैठते हुए कहा तो सिया मुस्कुराकर बोली, हंस लिया करो, पैसे नहीं लगेंगे। उसकी मुस्कान देखकर विराट भी कुछ पल उसे देखते हुए मुस्कुराने लगा। ये देखकर वो बोला, अब बताइए कैसे आना हुआ? बोला तो क्लिनिक के लिए निकल रही थी, रास्ते में तुम्हारा घर पड़ा तो सोचा मिलती चलूं। तुम्हें बुरा लगा क्या? सिया ने पूछा तो विराट ने मुस्कुराकर नाम एक गर्दन हिलाई। सिया अब उसके कमरे में इधर उधर देखते हुए बोली, कमरा काफी साफ और सुंदर है तुम्हारा। थैंक यू। विराट ने यथावत अपनी जगह बैठे हुए ही उसे जवाब दिया। उसे सिया को अपने कमरे में घूमते देख जरा भी अजीब नहीं लग रहा था, जैसे वो भी उसकी आदत से परिचित होने लगा था। उसका स्वभाव अब उसे भी समझ आने लगा था। ये सरोज काकी मेंटेन करती होंगी ना? उसने आंकलन करते हुए पूछा तो विराट बोला, हाँ साफ सफाई तो उन्हीं के जिम्मे है, लेकिन कमरे का पूरा इंटीरियर मैंने खुद ही चुना है। रियली? सिया आश्चर्य से बोली तो विराट बोला, अच्छा नहीं है क्या? अच्छा, यू आर ब्रिलियंट यार। बिना किसी प्रोफेशनल डिग्री के भी तुमने तो कमाल किया हुआ है। सिया ने कहा तो विराट को बड़ी खुशी मिली और उसने खड़े होते हुए कहा, यहाँ देखो इस वॉल पर। सिया ने उक्त दिशा में देखा तो विराट ने एक पर्दा हटाया और सामने ही एक वॉल पेंटिंग आर्ट नजर आई, जिसमें एक माँ पेड़ के छाए तले अपने बच्चे को सीने से लगाए बैठी थी। उसे देखते हुए सिया ने विराट की ओर देखा और पूछा, ये तुमने बनाया है? अपने हाथों से? विराट मुस्कुराकर बोला तो सिया हैरानी के साथ मिश्रित खुशी के साथ बोली, इट्स अमेजिंग विराट, लेकिन लेकिन तुमने इसे छुपा कर क्यों रखा है? मम्मी को टाउन मार्केट लगता है, अपने घर के हिसाब से नहीं लगता। विराट ने हताशा के साथ कहा तो सिया ने पूछा, और तुम्हारे डैड? उनके पास देखने के लिए वक्त ही कहाँ था। बस मम्मी ने उन्हें बताया था और उन्होंने मान लिया कि मैं अपना वक्त इन्हीं सब कामों में बर्बाद करके ऑफिस में ध्यान नहीं देता। विराट की बात सुनकर सिया को अब उसके अंतर्मन की स्थिति काफी हद तक मालूम चल रही थी। और तुम्हारा दिल क्या चाहता है? सिया ने उससे पूछा तो विराट बोला, जिसमें सबकी खुशी हो। और तुम्हारी खुशी? सबकी खुशी से अलग थोड़ी ना है मेरी खुशी। विराट की बात सुनकर सिया का दिल भर आया। वहीं कमरे के बाहर खड़ा वेदांत भी ये सुनकर भावुक हो उठा। कहने को तो दोनों साथ ही रहते थे, लेकिन विराट के मन की स्थिति वो आज तक समझ नहीं सका। उसका आत्मविश्वास बनने से पहले ही टूटता रहा और अब उस पर ही इस बात का दोष भी मढ़ दिया गया था कि वो नाकाबिल है। सिया ने पूछा, ऑफिस जाना पसंद नहीं है ना तुम्हें? उसके सवाल पर विराट ने अपनी आंखों के कोनों को पोंछते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बचपन से ही पापा का हाथ बटाना चाहता था, लेकिन जब मैं छोटे से छोटा काम भी गलत कर देता हूँ तो बिजनेस में उनके साथ इन्वॉल्व होने में डर लगता है, कहीं कुछ गलत ना कर दूं। तुम जानते हो, हर कामयाब इंसान एक नहीं कई बार असफल हुआ है। सफलता का स्वाद चखने के लिए असफलता का घूंट भी जरूरी है,
तभी तो सफलता की सीढ़ी इंसान चढ़ पाता है। सिया के कहने से विराट में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ। वो बोला, आपको डर नहीं लगता कभी कुछ गलत हो जाए? सिया मन ही मन बोली, सबसे ज्यादा तो तुम्हारे केस में लगता है। क्या हुआ? विराट ने उसे चुप देखकर पूछा तो वो मुस्कुराकर बोली, मेरा तो कोई दिन ही नहीं जाता जब आरोही मैम से मुझे डांटना पड़े। और वो जोर से हंस पड़ी। उसकी जिंदा दिली और जिंदगी जीने के तरीके से विराट प्रभावित होने लगा। ऐसे डरेंगे तो काम ही नहीं कर सकेंगे ना विराट। गलतियों से घबरा कर हम कभी सफल नहीं हो सकते हैं, बल्कि अपनी गलतियों से सीख कर उन्हें सुधार कर ही तो आगे बढ़ा जा सकता है। उसने इतने प्रेम से ये बात कही कि विराट से इतने प्रेम से जीवन में शायद ही किसी ने बात की हो। अब तुम क्या सोचने लगी? सिया ने उसे खामोश देखकर पूछा तो वो सिर हिलाकर बोला, कुछ नहीं। जैसे आज तुमने मुझे समझाया वैसे पहले किसी ने नहीं समझाया है। सिया अवाक से उसे मुंह खोले देखती रही। क्या हुआ? विराट ने पूछा। तुमने अभी अभी मुझे तुम कहा? सिया ने आश्चर्य के साथ कहा तो विराट को भी ध्यान आया और वो बोला, सॉरी मुझे ध्यान ही नहीं रहा बातों बातों में। मुझे बुरा नहीं लगा। सिया ने मुस्कुराकर कहा तो विराट चुपचाप उसे देखने लगा। अरे बाबा सच में मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मुझे तुम ही कहोगे तो। सिया ने उसे तसल्ली दी। उसके जितने करीब वो आएगी उतने ही राजों से पर्दा उठा पाएगी। सिया दूसरी ओर दीवार पर बड़ी सी तस्वीर देखते हुए बोली, ये तुम्हारी माँ है ना? विराट ने उस ओर देखते हुए धीमी सी आवाज में कहा। बहुत खूबसूरत थी। सिया तस्वीर को निहारते हुए बोली तो विराट के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई और वो फिर बोला, इतने में वेदांत भी अपने आप को संभाल कर अंदर आते हुए बोला, बहुत नहीं सिया जी, बहुत बहुत ज्यादा सुंदर। बड़ी माँ की तस्वीर देखकर ही मुझे हमेशा से लगता था कि वो असल में कितनी प्यारी लगती होंगी। सिया और विराट उसे देखकर चौंक गए और विराट बोला, तुम कब आए? मैं तो बस बाहर से गुजर रहा था तो आपके कमरे से आवाज आई। थोड़ा सा झांक कर देखा तो सिया जी थी। फिर बिना मिले कैसे जा सकता था? वेदांत मुस्कुराकर बोला तो सिया मुंह बनाकर बोली, चले जाते तो भी मैं बुरा नहीं मानती, लेकिन मेरे इस दिल का क्या? कितना बोझ बढ़ जाता इस नन्ही सी जान पर। वेदांत ने अपने परिचित अंदाज में कहा तो विराट और सिया दोनों ही मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। चलो तो फिर मैं निकलती हूँ। सिया बोली तो विराट के मुंह से अचानक से निकला, इतनी जल्दी? सिया का साथ उसे इतना भा रहा था कि वक्त ही छोटा पड़ने लगा था। जबकि वेदांत और सिया दोनों ने उसे हैरानी से देखा। उनकी नजरों को देखकर विराट ने अपनी बात को संभालते हुए कहा, मेरा मतलब था कि सिया जी ने कुछ लिया ही नहीं, मैं काके से बोलता हूँ। रिलैक्स विराट, फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मुझे क्लिनिक के लिए देर हो रही है। सिया ने कहा तो विराट ने बिना कुछ कहे पीछे मुड़ते हुए टेबल से अपने कार की चाबी उठाई ही थी कि उसे वेदांत की आवाज आई, अरे मैं भी तो उसी तरफ जा रहा हूँ, चलिए आपको ड्रॉप कर दूंगा। थैंक यू, मुझे सच में ज़रूरत थी, आज तो काफ़ी लेट हो गई हूँ। सिया ने भी उसका ऑफर तुरंत एक्सेप्ट कर लिया, जिससे हाथ में चाबी पकड़ा विराट बस उन्हें देखता ही रह गया। चले? वेदांत ने जैसे ही सिया से कहा तो सिया बोली, एक मिनट, और उसे जाकर वो पर्दा पूरा निकाल दिया, जिससे अब उस दीवार पर बनी वो कलाकृति साफ दिखाई पड़ रही थी। वो मुड़ते हुए बोली, कैसा लग रहा है? परफेक्ट, वेदांत मुस्कुराकर बोला और विराट को देखते हुए सिया बोली, अब अपनी खूबियों को पहचानो और उसे छुपाओ नहीं बल्कि दिखाओ। विराट तो बस उसे देखता ही रह गया, जबकि वेदांत के चेहरे की मुस्कान कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि सिया का उसके भाई के जीवन में होना ही कितना खूबसूरत है, जो उसे उसके खुद के अस्तित्व से मिला रही थी। सिया और वेदांत जैसे ही जाने के लिए मुड़े तो सिया टेबल से टकरा गई। अचानक से विराट उसे संभालते हुए बोला, आप ठीक है? सिया को उसका स्पर्श पाकर आज कुछ अलग सा महसूस हुआ और वह उससे अलग होते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, रिलैक्स। विराट ने भी उसका हाथ छोड़ दिया। ठीक उसी वक्त सिया की नजर टेबल पर रखी दवाइयों पर पड़ी तो वो बोली, ये दवाएं? अरे हाँ, विराट उन्हें देखते हुए बोला, पिछले 10-15 दिनों से मैं अपनी दवाई नहीं ले पा रहा हूँ। पहले मुंबई जाने के टाइम भूल गया था और फिर यहाँ आने के बाद भी उलझा रहा। किसने दी है ये मेडिसिन? सिया ने पूछा तो विराट उसे हैरानी से देखते हुए बोला, और कौन देगा? डॉक्टर आरोही ने दी है। सिया ने मुस्कुराकर उसे देखा और सहजता से कहा, अच्छा, लेकिन अभी कुछ दिन मत लेना इसे।
क्यों? विराट ने उससे पूछा तो वेदांत के भी कान खड़े हो गए। वो अभी इस दवा की सारी मार्केट में उपलब्ध स्टॉक वापस मंगवा लिया गया है। इस बार के बैच में कुछ दिक्कत हुई थी इसीलिए। सिया ने कहा तो विराट बोला, अच्छा, लाओ मुझे दे दो वरना तुम भूल जाओगे। बोलते हुए सिया ने मुस्कुराकर फुर्ती से अपने बैग में दवाई डाल ली। सिया और वेदांत वहां से निकले तो जाने से पहले यशवंत जी और रमा जी उनसे टकरा गए। अरे सिया बेटा आप? यशवंत जी ने उसे देखते ही पूछा। नमस्ते अंकल, मैं बस विराट से मिलने आ गई थी। सिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया। बहुत अच्छा किया। चलिए अब आ गई हैं तो साथ में नाश्ता करते हैं, उन्होंने सिया से पूछा, जबकि रमा जी उसे देखते ही पहले हैरान रह गई और बाद में कुढ़ने लगी। जितना वो उसे इस घर से दूर रखना चाहती थी वो इतनी ही पास आ रही थी। सॉरी अंकल, मैं बहुत लेट हो रही हूँ और साथ ही नाश्ता मैं घर से करके आई हूँ। सिया ने बड़े प्रेम से उन्हें उत्तर दिया। ठीक है, लेकिन अगली बार ये ऐसे ना जाने पाए, ध्यान रखना विराट, उन्होंने मुस्कुराकर विराट की ओर देखते हुए जवाब दिया। जी पापा, विराट ने भी मुस्कुराकर कहा। आखिर वो भी इन दिनों अपने पिता में वो खोया हुआ स्नेह पाने में लगा था। तो वो सबसे विदा लेकर जैसे ही निकलने लगी, थोड़ी दूर एक कोने में खड़ी सरोज काकी को देखकर अचानक रुक सी गई। जो उसे ही देख रही थी वो चलकर उनके पास आ गई और बोली, आप कुछ कहना चाहती हैं मुझसे? उनकी आवाज अन्य लोगों तक सुनाई नहीं दे रही थी। काकी की अब आंखें भर आई और वो उसे देखकर बोली, पहले विराट बाबा के साथ आपको देखकर लगा था कि आप उनके पैसे की वजह से यहाँ आए हैं, लेकिन आज आप दोनों की बातें सुनकर लगा कि सच में अब विराट बाबा के जीवन में भी प्यार आएगा। आपने हमारी बातें सुनी? सिया चौंक गई तो वो बोली, माफ कीजिएगा, उन्हें बेटी के जैसे माना है हमेशा, प्यार के लिए तरसता देखा है उन्हें हमेशा, इसलिए अचानक आपके आने से विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब आप दोनों की बातें सुनी तो लगा कि आप ही उन्हें अंधेरों से खींचकर उजाले में लाएंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी। सिया ने मुस्कुराकर उनके हाथ थाम लिए। उन्होंने भी नम आंखों से उसके हाथों को अपने माथे से लगा लिया। विराट अब भी सिया को अपने परिवार से घुलते मिलते देखकर सोच रहा था कि क्या सिमरन भी उनके साथ ऐसे ही रह पाएगी। सिया सबसे विदा लेकर अब वेदांत के साथ निकली। कार आगे बढ़ाते ही सामने देखते हुए वेदांत गंभीरता से बोला, दवाइयों में क्या दिक्कत थी? शायद किसी ने बदल दी है और इन्हीं दवाइयों के असर से उस पर पॉजिटिव के बजाय निगेटिव इफेक्ट हो रहा है। वो पैनिक करता है, सिया ने जवाब दिया। तो वेदांत चौंक गया और बोला, भाई ने तो कहा था कि आरोही जी ने दी है दवाइयाँ। मुमकिन नहीं, सिया ने तुरंत उसकी बात काटी। ये हो सकता है कि जैसे ही विराट दवाइयाँ खरीद कर लाता होगा, कोई तुरंत उसे बदल देता है, जिससे वो बाद में बिना उन्हें पड़े बेचैनी होने पर तुरंत ले लेता है। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? वेदांत ने पूछा। जो भी है घर का सदस्य ही है, बाहर वालों के लिए ये नामुमकिन है, सिया ने कहा तो वेदांत के माथे पर भी बल पड़ गए। इधर मुंबई में शनाया के फ्लैट की बिल्डिंग के बाहर हितेश बड़ी बेसब्री से खड़ा हुआ इधर उधर देख रहा था। एकाएक उसका फोन बजा। उसने फोन उठाते ही कहा, बाहर ही हूँ। नहीं, अभी तक तो कोई नहीं दिखाई दिया। हाँ, मैं ध्यान रख रहा हूँ। फोन काटते हुए वो बड़बड़ाया, अजीब पनौती है, जाने क्यों मैंने भी इस कवरेज के लिए अपनी जान फंसाई इस अभिजीत के चक्कर में। और अपने फोन में देखने लगा। तभी एक हट्टा कट्टा सरदार जिसकी बड़ी सी मूछें और दाढ़ी थी उसी की ओर चला आया। वह बिल्डिंग को देखते हुए सीधे उसमें घुस गया। उसे देखते ही हितेश बोला, देखने से तो अमीर लग रहा था, फिर भी ऐसे बिल्डिंग में क्या करने आया होगा ये? कुछ पल सोचने के बाद वो बोला, ओह शिट, और अचानक से उसके पीछे भागा। वहीं वो सरदार जी बड़े बड़े कदम बढ़ते हुए शनाया के फ्लैट के सामने जा खड़े हुए। घंटी बजने से पहले ही दरवाजा खुल गया और वो अंदर आ गए। उनके अंदर आते ही दरवाजा बंद हो गया। पानी लेंगे? अभिजीत ने सामने कुर्सी पर बैठते हुए बड़े आराम से कहा तो उसने अपनी दाढ़ी मूछ निकाल फेंकी और इधर उधर देखते हुए बोला, शनाया कहाँ है? आपको बताया था ना हॉस्पिटल में है। अभिजीत ने कहा तो मंजीत चिल्ला उठा, जस्ट शट अप, बेवकूफ लगता हूँ तुम्हें? शूट छोड़कर भागा हूँ सिर्फ शनाया की खोज खबर के लिए, और तुम हो कि मुझे हर बार डाल रहे हो। सच बताओ, क्या चाहते हो मुझसे? क्या दे सकते हैं आप? अभिजीत मुस्कुराकर बोला तो मंजीत गुस्से से बोला, जानते हो ना किससे बात कर रहे हो? जरूरी नहीं हर बार पैसा या पावर ही बड़ा हो, जरूरत उससे भी बड़ी चीज है, जैसे इस वक्त आपको मेरी।
तभी तो जिसके आगे पीछे हम दौड़ते हैं, आज वो मेरे एक मैसेज पर खुद इतनी दूर दौड़ा चला आया। अभिजीत उसे गौर से देखते हुए बोला तो मंजीत उसे एकटक देखते हुए बोला, सिर्फ अपनी मसालेदार खबर के लिए बुलाया ना मुझे? तुम्हारे पास कोई खोज खबर नहीं है ना शनाया की? खबर भी है और सबूत भी है। अंदर आते हुए ही देश बोला तो मंजीत चौंक गया और बोला, तुम कौन? मैं अभिजीत का दोस्त हूँ। और हितेश ने आधी बात बताकर अभिजीत की ओर देखा। उसने आंखों ही आंखों में कुछ और बताने से इनकार कर दिया और मंजीत ने उसे प्रश्नवाचक दृष्टि से देखकर पूछा तो वो बोला, आप ये देख लीजिए, शायद आपको यकीन आ जाए। उसने अपना मोबाइल उसके सामने कर दिया, जिसमें दरवाजा तोड़ने की जद्दोजहद के बाद दरवाजा टूटा और अभिजीत दौड़ते हुए अंदर दाखिल हुआ। ठीक सामने ही पंखे से लटकी हुई लड़की थी, जिसके चेहरे पर झूलते बाल से कुछ दिखना मुश्किल था, लेकिन मंजीत फिर भी उसे पहचान सकता था। उसका दिल कांप उठा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते होठों से अभिजीत की ओर देखकर पूछा, शनाया? फिक्र मत कीजिए, झूठ नहीं कहा आपसे, जिंदा है वो। अभिजीत ने कहा तो मंजीत बेचैनी से बोला, प्लीज मुझे उसके पास ले चलो, इसलिए बुलाया है आपको। अभिजीत ने कहा तो मंजीत ने एक नजर उसे देखा। अभिजीत ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, लेकिन ये समझ नहीं आया कि आपकी इतनी अच्छी दोस्त होने के बाद भी कैसे आपको मालूम नहीं चला कि शनाया यहाँ रह रही थी? पता नहीं, शायद मैंने ढूंढने की कोशिश भी नहीं की थी, उसने हताश स्वर में कहा। मुझे उसका कहना मानना ही नहीं चाहिए था। क्या मतलब? अभिजीत की चाल अब काम करने लगी थी। मंजीत बोला, उसने आखिरी बार मुझसे सिर्फ यही कहा था कि वो हमेशा के लिए इस चमक धमक की दुनिया से जा रही है अपने घर। अपने घर? अभिजीत ने फिर से पूछा। हाँ, गांधीनगर, उसकी दीदी के पास। मंजीत ने कहा, उसकी दीदी की फैमिली गांधीनगर में रहती है। अभिजीत को धीरे धीरे हिंट मिलने लगे थे। हाँ, लेकिन उसके पापा उससे बहुत नफरत करते थे, मंजीत ने बताया। क्यों? क्योंकि उसने घर से भागकर मुंबई तक का सफर तय किया था, एक सफल अभिनेत्री बनने के लिए। ये बात उनको नागवार गुजरी और फिर उन्होंने जब उसे सफल होते टीवी पर देखा तो हमेशा के लिए अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए। बची बड़ी बहन तो वो जरूर उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन जीजा भी उसकी फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया से कम नहीं चिढ़ते थे, लिहाजा उसका कोई खास नहीं था। लेकिन जब उसने यहाँ से जाना चाहा तो बस एक बहन का ही सहारा मिला था। मंजीत ने उसे बताया। तो फिर आपने उससे फिर कभी बात नहीं की, जानने की कोशिश नहीं की कि वो ठीक है या नहीं? अभिजीत ने पूछा तो मंजीत बोला, उसने खुद तक पहुंचने का हर रास्ता बंद कर दिया था। न फोन लगता था और ना ही बता दिया था उसने कैसे पता करता। और फिर धीरे धीरे जिंदगी चल पड़ी, लेकिन रह रह कर शनाया की याद जरूर आती थी। अब उसके इस कदम से तो आपको काफी कुछ पता चल ही गया होगा, और शायद आप जानते भी होंगे उसके इस कदम का कारण? अभिजीत ने पूछा। शायद नहीं, मंजीत ने कहा तो अभिजीत ने पूछा, शायद? क्योंकि अगर उसे ऐसा कोई कदम उठाना ही होता तो वो इंतजार क्यों करती? तभी उठा सकती थी, लेकिन उसने वापस जाना चुना, जीना चुना। मंजीत ने बताया तो अभिजीत बोला, ऐसा क्या हुआ था? तुम रिपोर्टर हो? एकाएक मंजीत ने पूछा तो अभिजीत ने खुद को संभाला और बोला, आपको ऐसा क्यों लगा? बस सवालों से अंदाजा लगाया, मंजीत ने कहा, क्योंकि तुम्हें कभी स्क्रीन पर देखा भी नहीं था। लोग अक्सर मुझे देखकर गलत अंदाजा लगा लेते हैं। अभिजीत ने कहा तो मंजीत ने उससे पूछा, इतनी सब चीजें पूछ ली और बता दी, लेकिन ये तो तुमने बताया ही नहीं कि तुम शनाया को कब से जानते हो, और आज ये सब होने से ठीक पहले तुम यहाँ कैसे पहुंच गए? हितेश ने अभिजीत को देखा, क्योंकि घबराहट के मारे अब उसके चेहरे से हवाइयां उड़ रही थी। वहीं अभिजीत अब भी आत्मविश्वास से भरा हुआ था। दोस्त, मैं शनाया का दोस्त हूँ। अभिजीत ने जैसे ही कहा तो मंजीत के चेहरे पर उलझन आ गई और उसका अगला सवाल आया, कब से? कुछ समय से। वो अब भी नहीं डरा था और शनाया के इस कदम से ठीक पहले यहाँ? मंजीत ने पूछा। सिर्फ इत्तेफाक, अभिजीत ने जवाब दिया। वही हो तो अच्छा है, वरना मैं पुलिस से खातिरदारी करवाने में तुम्हारी कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, मंजीत गुस्से में बोला। देखिए आप, हितेश उसे रोकने को हुआ, लेकिन अभिजीत ने उसे बीच में हाथ दिखाकर रोक दिया और बोला, आपको शनाया से मिलना था ना?
मंजीत उसके सवाल के जवाब में उसे घूरने लगा तो अभिजीत बोला, चलिए फिर अपना होलिया सुधार लीजिए पहले। मंजीत ने अपनी दाढ़ी मूंछ फिर से लगा ली और जाने से पहले एक नजर पूरे घर को देखने लगा। अभिजीत ने उसे गौर से देखा तो उसकी आंखें नम थीं। हितेश ने अभिजीत की ओर देखकर आंखों से इशारा किया तो अभिजीत ने मंजीत से पूछा, क्या देख रहे हैं आप? देख रहा हूं किस हालत में रह रही थी वो, और जाने कैसे। महलों की राजकुमारी और ऐसे हाल। बोलते हुए मंजीत का गला भर आया, लेकिन हितेश के कान खड़े हो गए। सच्चाई तो यही है जो आप देख रहे हैं। अभिजीत ने उससे कुछ नहीं छुपाया, क्योंकि बहुत कुछ था जो मंजीत से वो जान सकता था। वो लोग हॉस्पिटल आए तो शनाया अभी बेहोशी में थी। मंजीत ने जैसे ही उसे देखा वो उसकी हालत देखकर रो पड़ा। इतनी पॉपुलर मॉडल जिसके आगे पीछे कैमरा हुआ करते थे, आज उसे पहचानना भी मुश्किल था। मंजीत से रहा नहीं गया और वो सीधे बाहर चला आया तो अभिजीत भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गया। मंजीत ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, कभी नहीं सोचा था कि इस हाल में देखना पड़ेगा उसे। संभालिए खुद को। अभिजीत ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। उसकी ऐसी हालत थी और मुझे कोई खबर ही नहीं। मंजीत ने आंसू पोंछते हुए कहा, एक बार तो बताती मुझे। वो आपको बताना ही नहीं चाहती थी। अभिजीत ने कहा तो मंजीत चौंक गया और उसे हैरानी से देखने लगा। वो नहीं चाहती थी कि आपके पीक करियर में उसकी वजह से किसी भी तरह से कोई नुकसान हो। वो बस एक भूली दास्तान बन चुकी थी और वही बने रहना चाहती थी। अभिजीत ने उसे बताया। शनाया ने कहा तुमसे ये? मंजीत ने हैरानी से उसे देखते हुए पूछा तो अभिजीत ने हामी में गर्दन हिलाई। क्यों है तू इतनी अच्छी? मंजीत को फिर अफसोस होने लगा। वो अच्छी थी लेकिन फिर भी उसके साथ बुरा ही हुआ। अभिजीत ने मंजीत की दुखती रग पर हाथ रख दिया और बदले में मंजीत ने गुस्से में अपने आंसू पोंछते हुए कहा, ये सब उस कमीने की वजह से हुआ है। आखिर अभिजीत जो चाहता था वहां तक पहुंच ही गया और बोला, कौन? किसकी वजह से? वो साला। मंजीत आगे कुछ बोलता उससे पहले ही सिस्टर बाहर आकर दूसरी सिस्टर से बोली, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, उनको होश आ गया है। लेकिन वो फिर से वायलेंट हो रही हैं। मंजीत और अभिजीत दोनों ही उसकी आवाज सुनकर अंदर भागे। उन्होंने पाया कि दो लोग शनाया को पकड़े हुए थे और शनाया लगातार अपनी पकड़ उनसे चीखते चिल्लाते छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। शनाया। मंजीत ने उसकी हालत देखकर उसे आवाज दी, लेकिन शनाया अपने होश में ही कहाँ थी? अनाया। अब की बार मंजीत ने बड़े प्रेम से उसे बुलाया और एकाएक शनाया का शरीर ढीला पड़ गया। उसने खुद को ढीला छोड़ दिया। अनाया। वो बोलते हुए उसके पास आ गया और शनाया ने अपनी आंसू भरी आंखों को उठाकर सामने देखा तो सरदार जी को देखकर वो कुछ पल देखती रही। प्लीज 2 मिनट के लिए इन्हें अकेला छोड़ दीजिए। अभिजीत ने सिस्टर और स्टाफ से निवेदन किया। हम ऐसा नहीं कर सकते। नर्स ने उसे इनकार किया तो अभिजीत ने कहा, प्लीज। तो इस बार सिस्टर ने उसकी बात मानकर कहा, ठीक है लेकिन बाहर ही हैं, कोई जरूरत पड़ेगी तो। थैंक यू। अभिजीत ने मुस्कुराकर उन्हें धन्यवाद दिया और उन सबके जाते ही मंजीत को देख रही शनाया ने पूछा, कौन? मंजीत ने जवाब में अपनी असली पहचान उसे दिखा दी। शनाया की आंखें हैरानी से फैल उठी। उसने कांपते लबों से कहा, मंजीत। मंजीत ने नम आंखों के साथ धीरे से अपनी गर्दन हिलाई और शनाया एक झटके में उससे लिपट कर रो पड़ी। उसका रुदन इतना दर्द भरा था कि एक बार के लिए अभिजीत को भी अपनी नजर घुमानी पड़ी थी। जैसे कोई छोटा बच्चा बिलक बिलक कर रो रहा हो, वैसे ही शनाया आज रो रही थी। वो बेहद तड़प रही थी। ये सब क्या है? मंजीत ने उससे पूछा। वो मुझे जीने नहीं देगा। उसे उसे मेरे बारे में पता चल गया है। उसने मुझे मुझे अभिजीत के साथ देख लिया है। शनाया बदहवासी में बड़बड़ाई जा रही थी, लेकिन अभिजीत के लिए ये झटके से कम नहीं था, क्योंकि वो उसके साथ बाहर गई थी और तभी जिससे बचना चाह रही थी उसकी निगाह में आई। इसका मतलब उसकी आज की हालत के लिए अभिजीत ही जिम्मेदार है। वो आ जाएगा, वो यहाँ भी आ जाएगा। मंजीत। शनाया बेसुध सी बड़बड़ाने लगी। होश में आओ शनाया, कोई नहीं आएगा यहाँ, मैं हूं ना यहाँ। मंजीत ने उसे बड़ी मुश्किल से संभालते हुए कहा तो शनाया और जोर जोर से रोने लगी। तभी डॉक्टर उसकी आवाज सुनकर अंदर आते हुए बोले, अभिजीत, व्हाट आर यू डूइंग? सर प्लीज,
इट्स ए रिक्वेस्ट, अभिजीत ने उन्हें रोकते हुए कहा तो वो बोले, पेशेंट इस हालत में नहीं है अभिजीत कि कोई एक्सपेरिमेंट किया जा सके। सर प्लीज, वो बोलेगी। उसका बस कोई एक अपना उसके पास होना जरूरी था और वो इस वक्त उसके पास है, अभिजीत ने कहा तो डॉक्टर बोले, समझने की कोशिश करो अभिजीत। सर ये मेरी जिम्मेदारी होगी, प्लीज, अभिजीत ने उनसे निवेदन किया तो वो कुछ पल उसे देखकर चुपचाप चले गए। शनाया के लगातार रोने पर मंजीत ने पूछा, क्यों ऐसा कदम उठाया तूने? तू तो वापस जा चुकी थी ना, फिर यहाँ कैसे? और ये सब क्यों? कहाँ जाती? बोलते हुए शनाया बुरी तरह रोने लगी और बोली, दीदी के घर जाने से पहले ही जीजा जी का फोन आ गया कि मर जाना लेकिन यहाँ मत आना। पापा से तो कोई उम्मीद पहले ही नहीं थी। फिर तुम यहाँ थी तो मुझे क्यों नहीं बताया? मंजीत ने पूछा तो वो बोली, मैं तुम्हारी मुश्किलें और नहीं बढ़ाना चाहती थी। पहले ही मेरी वजह से काफी कुछ झेला है तुमने। तुम भी तो उसके शिकार बन चुके हो। इस तरह डरने से क्या होगा? डर के मारे तुम छुप कर बैठ गई। मंजीत ने गुस्से से पूछा तो वो बोली, उसकी ताकत का अंदाजा है मुझे, उसकी ताकत का अंदाजा है मुझे। उसने कहा था कि मेरी दीदी और उनके परिवार को भी इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा और ये मैं अपने जीते जी कभी नहीं कर पाती। इतना सब हो गया और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। मंजीत को उस पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन शनाया रोती रही। समझ रही हो कि क्या बीती मुझ पर जब मुझे तुम्हारे बारे में ये खबर मिली? जान निकल गई थी मेरी, मंजीत ने कहा तो अभिजीत बारी बारी दोनों को देखने लगा। शनाया ने अचानक से सिर ऊपर उठाया और बोली, तुम्हें किसने बताया? और मुझे यहाँ कौन लाया? तुम्हारा दोस्त। ये बोलते हुए मंजीत ने अभिजीत की ओर इशारा कर दिया, जो चुपचाप दीवार से टिक कर खड़ा एकटक दोनों को देख रहा था। शनाया ने उसे देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो उसे देखते हुए बोली, अभिजीत तुम? बड़ी जल्दी थी ना तुम्हें ऊपर जाने की। अफसोस मैंने सही समय पर आकर तुम्हारे अरमानों पर पानी फेर दिया। वह अब भी अपने उसी लहजे में बात कर रहा था। तुम अंदर कैसे आए थे? शनाया ने पूछा तो वो बोला, दरवाजा तोड़कर। वैसे भी तुम्हारा किराया भरा है मैंने, उसे वेस्ट कैसे जाने देता? शनाया उसे एकटक देखने लगी और मंजीत दोनों को। उतने में डॉक्टर एक बार फिर से आए और बोले, आई होप अब तुम्हारा काम हो गया होगा अभिजीत। इससे ज्यादा फिलहाल मैं तुम्हें अलाउ नहीं कर सकता। अभिजीत ने भी इस बार खामोशी से सिर हिला दिया। मंजीत को भी बाहर जाने के लिए निर्देशित किया गया तो वो भी शनाया को देखते हुए जाने लगा, लेकिन शनाया ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। मंजीत ने उसकी ओर मुड़ते हुए कहा, मैं कल फिर आऊंगा, अभी तो आराम कर। डॉक्टर, शनाया ने इस बार खुद ही डॉक्टर को आवाज दी और बोली, क्या मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए अभिजीत से बात कर सकती हूँ? उसके इस निवेदन पर सभी चौंक गए, खुद अभिजीत भी। लेकिन डॉक्टर साहब ने उसे परमिशन देते हुए कहा, सिर्फ 2 मिनट। थैंक यू, शनाया ने कहा और अभिजीत को छोड़कर सभी बाहर निकल गए। इधर जयपुर में आरोही के केबिन में शाम के वक्त बैठा वेदांत बोला, मुझे लगता है सियाजी भाई को अब ठीक करके ही दम लेगी। जिस तरह से तुम बता रहे हो मुझे भी लग रहा है कि उसके अतरंग के तरीके जरूर विराट के केस में काम कर रहे हैं। आरोही ने भी दिलचस्पी दिखाई। मुझे तो लगा आज मिलना ही नहीं हो पाएगा। आज तो सियाजी उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। वेदांत ने कहा तो आरोही बोली, उसके दिमाग का कोई भरोसा नहीं है। जब रुकना चाहिए तो जल्दी रहती है उसे, और जिस दिन सोचो जल्दी जाएगी उस दिन उठने का नाम भी नहीं लेती ये लड़की। वैसे पहले दिन ही चक्का मार आई है वो। भाई की दवाइयां बदली जा रही थी, ये आज ही मालूम चला है। वेदांत ने कहा तो आरोही बोली, और कुछ? उनकी बातें मैं ज्यादा सुन नहीं पाया, लेकिन जितनी सुनी उससे यही सब पता चल सका है। वेदांत ने कहा तो आरोही बोली, मतलब ऐसी कोई बात अब तक सामने नहीं आई जिससे उसके उस हमशक्ल का पता चल सके जिससे तुम मिले थे? अब तक तो नहीं। वेदांत ने जैसे ही जवाब दिया वैसे ही केबिन का दरवाजा धड़ाक से खुला और सिया अंदर आ गई। आरोही और वेदांत दोनों हैरानी से अपनी अपनी जगह खड़े हो गए, लेकिन सिया दोनों को घूरते हुए बोली, दोनों की हरकतों से मुझे इतना तो अंदाजा था कि मुझ पर नजर रखी जा रही है, लेकिन कहानी क्या है ये अब मालूम चली। कौन सी कहानी? आरोही ने आश्चर्य से पूछा तो सिया बोली, जिस हमशक्ल के बारे में आप बात कर रहे हैं कहीं वो ये तो नहीं? बोलते हुए उसने अपने मोबाइल में अभिजीत की एक तस्वीर उनके सामने कर दी, जिससे वेदांत हैरानी से कभी उसे और कभी तस्वीर को देखने लगा
और आरोही बार बार अपनी पलकें झपकाकर वेदांत को देखने लगी। वेदांत ने उसे देखकर हामी में अपनी गर्दन हिलाई और सब एक एक कुर्सी पकड़कर बैठ गए। तो मतलब अब इस बात में रत्ती भर भी शक नहीं रह गया है कि विराट का एक हूबहू दिखने वाला हमशक्ल है। आरोही ने वेदांत और सिया को बारी बारी देखते हुए कहा तो वेदांत बोला, मैंने खुद बात की है उससे, कैसे धोखा हो सकता है पहली बार में अक्सर देखने पर ऐसा ही लगता है, लेकिन ये कोई धोखा नहीं है बल्कि सच्चाई है कि विराट की ही तरह दिखने वाला दूसरा शख्स भी है, लेकिन उससे बिल्कुल जुदा। सिया ने कहा तो वेदांत बोला, आप जानती हैं उन्हें? सिया बोली, अभिजीत नाम है उसका, पेशे से एक न्यूज़ रिपोर्टर है और मुंबई में ही रहता है। जैसे ही सिया ने बताया वैसे ही वेदांत हैरानी से उसे देखने लगा। सिया ने अपनी और अभिजीत की पुरानी मुलाकात के बारे में उन दोनों को बता दिया और अब तीनों ही इस निष्कर्ष पर आ गए कि तीनों को ही विराट और अभिजीत के बारे में जानना है। पर इन तीनों को क्या पता कि तकदीर खुद ही उन दोनों को एक दूसरे से मिलाने वाली है, और वो भी एक बेहद खतरनाक तरीके से। आगे क्या होगा? क्या अभिजीत और विराट दोनों की एक दूसरे से टकराने की परिस्थितियां प्रकृति खुद बना रही थी? वेदांत आगे क्या करने वाला है? क्या सिया विराट को पसंद करने लगी है? क्या विराट पर कोई मुसीबत आने वाली है? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।